अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें। मैं हूं कविता। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा धान की फसल में रोग और कीट प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत डॉक्टर ए.के. सिंह। ये कार्यक्रम आप पीएम प्रणाम योजना और पीएम केएसके योजना के तहत सुन पा रहे हैं। चलिए स्वागत करें डॉक्टर ए.के. सिंह का। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसी जानकारियाँ जो इस समय खेतीबाड़ी हो रही है या जो समय के अनुकूल है, ऐसी कुछ जानकारी हम आपको देवें। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि जो भारत सरकार की योजना है जो पीएम प्रणाम के अंतर्गत और पीएम केएसके के अंतर्गत, उनके बारे में भी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि हमारी खेती के लिए सार्थक हैं जी। और जो खेती किसानी लोग करते हैं उनके लिए जी। तो डॉक्टर ए.के. सिंह जी, जैसे कि आपने योजनाओं के बारे में बात की, तो ऐसी ही योजना जो है वो भारत सरकार की फसल बीमा योजना है, तो इसके बारे में भी आज हमारे श्रोताओं को बताइए। ये जो फसल बीमा योजना, लोग कभी कभी सोचते हैं क्या जो फसलों का भी बीमा हो सकता है? इतना क्षेत्रफल होता है, इतनी जो है एक तरह से कहें कि बाधाएं होती हैं, एक तरह से कहें कि सिंचाई की बाधा हो गई, पानी की हो गई, या तो पानी की कमी है या पानी की अधिकता है, और फिर मौसम की मार। तो बड़ा हास्यास्पद सा ऐसा लगता है। जो किसान इसके बारे में नहीं जानते उनको लगता है पता नहीं ये कैसी हवा में बात कर रहे हैं कि जो हमारे खेतों पे फसलें हो रही हैं उनका भी बीमा होता है। और उसमें जो हुआ है बीमा, जो राशि आपकी स्वीकृत हुई है वो आपको राशि, अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है जब फसल ख़राब होती है, कोई बात होती है, तो वो राशि भी उपलब्ध होगी। लेकिन हम बताएं आपको कि ऐसी योजना आज के समय में हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध है। 2016 से ही यह आरंभ हुई और अभी भी ये योजना पूरी रूप से काम कर रही है। शुरुआत में जब लोग आई थी तो लोगों का बड़ा एक सोच थी कि ये कैसे होगा, और कुछ थी भी ऐसी चीज़ें कि उनको लगता था कहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ है, कहाँ जाएं, कहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा दें, अगर फसल ख़राब होगी तो सूचित कहाँ करें, और किस तरह से हमें उसकी रिकवरी होगी पैसे की। तो बहुत सारे सवाल थे। लेकिन 2016 में ये स्कीम रोल आउट हुई अलग अलग स्टेट में, राज्यों में, और आज के समय में जो लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं वो काफ़ी आर्थिक लाभ इससे ले पा रहे हैं। अगर उनकी फसल किसी भी कारण से, जो कि इंश्योरेंस के जो नियम हैं, जो उनकी एक तरह से आकलन की जो स्थिति है कि भाई ये होगा तो आपको मिलेगा, ये होगा तो आपको मिलेगा, उसके पैरामीटर के हिसाब से या उसके जो मानदंड हैं उनके हिसाब से अगर वो अनुकूल आता है और आप समय पर सूचित करते हैं, तो जो आपने 1 हेक्टेयर के हिसाब से या जो भी आपका रकबा है उसके हिसाब से जो बीमा राशि आपकी आनी चाहिए, जो उसमें हानि हुई है उसके हिसाब से वो बीमा राशि किसानों के खाते में सीधे पहुंच रही है और पहुंचती है। तो अगर हम देखें तो जब हम फसल लगाते हैं, अक्सर एक कहा जाता था पुराने समय में कि अगर हरी खेती है, मतलब अगर खेत में आपकी फसल खड़ी है तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपके घर तक या आपकी जेब तक आएगी। उसका कारण बड़ा साधारण था कि फसल खड़ी है, उस समय पर कोई आपदा आ जाए, या फसल को उगाने के लिए पानी की कमी या पानी की अधिकता हो जाए, या जब आपने फसल आपकी हो भी गई, काट भी ली, खलिहान में रखी है, तब कोई ऐसा संकट खड़ा हो जाए, या जब आप उसको लेके आ रहे हैं रास्ते में कोई ऐसी स्थिति हो जाए। तो भारत सरकार ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह सारे प्रबंध किए हैं कि फसल आपकी जब आपकी फसल लगी है और जब तक उसकी कटाई और उसका पूरी तरह से थ्रेसिंग होके उपलब्ध नहीं हो जाती आपको, तब तक का भी बीमा किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसको बोलते हैं ये प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना, PMFY। तो ये योजना है।
आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो इसकी आपको आज जानकारी थोड़ी मिली है। आप जिस बैंक से या जिस संस्था से आप लोन ले रहे हैं अपनी खेती के लिए, फसलों के लिए, वहाँ पर आप संपर्क करेंगे जहाँ से आप ले रहे हैं, और वही बैंक, वही संस्था आपका इस योजना में रजिस्ट्रेशन भी कर देगी। तो बड़ा साधारण है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, तो वो क्या करेंगे, उस स्थिति को हमें ध्यान रखना होगा। तो इसमें भारत सरकार का एक जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप लॉगिन करके और उसमें आप एनरोल करके और फिर वहीं पे आप अपनी एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल। इस पोर्टल पे आप जाएंगे और इसमें जो सुविधा केंद्र हैं या जो बैंकें हैं जहाँ से लोन आवंटित होता है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, सारा काम ऑनलाइन है। कोई भी चीज़ लिखित आपका आवेदन या लिखित कोई ऐसी चीज़ से ये नहीं होता है, सारा ही सिस्टम के थ्रू है, ऑनलाइन होता है। तो आपको कंप्यूटर के थ्रू ही करना होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा हिचकिचाहट हो, कहाँ जाएं, लेकिन आप पूछते पूछते जाएंगे, आप बैंक में जाएंगे या किसी कृषि अधिकारी से पूछेंगे तो पूरा आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक बार आप इसको अवश्य कराएं, और अगर आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या होगा, तो राशि बहुत कम होती है। जैसे कि मान के चलें कि इस समय हमारा खरीफ का मौसम चल रहा है। खरीफ के मौसम में सिर्फ जो अमाउंट का आपका इंश्योरेंस हो रहा है, मतलब सपोज मान के चलो कि जो आपका खेत है, आपको अंदाज़ा है कि इसमें 20,000 की फसल होगी, तो 20,000 के हिसाब से 2% का आपसे प्रीमियम लिया जाता है, तो 400 रुपये हुए। आप ऐसे करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जानकारी भी मिलेगी, आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आप इस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो फसल बीमा योजना है, ये पूरी तरह से आपके हित में है। इसमें जो आप की तरफ से अंशदान जो दिया जा रहा है, उसके अलावा आपके यहाँ की राज्य सरकार उसमें अपना अंशदान उनकी तरफ से भी किया जाता है। और जब ये पूरी राशि होती है तो जो भी संस्था इसका उन्होंने जो आपके खेत का या खेत के अंदर जो आपकी फसल है उसका बीमा किया है, उनको जाता है। और जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो वो उसका आकलन करके जो क्षति है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या इतना ये पारदर्शी रूप में हो पाता था, जो होता होगा या हो रहा है। तो मेरे बहुत सारे जो साथी हैं उनसे मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से मिलता है। हाँ, जो भी लोग इसमें जो है मतलब आ रहे हैं, जो मतलब अपने खेती किसानी वाले लोग हैं, उनको सिर्फ ये चाहिए कि वो अपनी जानकारियाँ सही दें और सही रूप में अगर कोई ऐसी घटना होती है या नुकसान होता है तो उसका सही आकलन कराएं, तो पूरी तरह से मिलता है। कभी कभी अगर थोड़ा सा फ़ायदे के लिए हम अगर कुछ इस तरह आगे पीछे सूचनाओं को करेंगे तो उसमें ज़रूर तकलीफ़ आती है। तो अगर आपकी सूचनाएं सही हैं और आपने जो भी आकलन के में सहयोग किया है, जो स्थिति है वही बताई है, तो कोई बीमा के उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसमें एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में आप ये कतई न हिचकिचाएँ कि मैंने अगर इन साहब को बताया तो ये पता नहीं कैसे करेंगे, ये कहीं ऐसा न कर दें, कहीं वैसा न कर दें। तो कोई भी आपको भय करने की ज़रूरत नहीं। भय करने से मेरा अर्थ है कि किसी को खुश और दुखी करने का कोई अर्थ नहीं है। सही सूचनाएं आपके उससे ऑनलाइन पर जो भर्ती होंगी तो उसके हिसाब से सही जानकारी आपको मिलेगी। इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जो ये आपको अंशदान देना है, प्रीमियम देना है, ये भी ऑनलाइन जाता है NEFT से। मतलब आपका बैंक में अकाउंट होगा और बैंक के अकाउंट से जो खाता है उसमें आप सीधे पैसा अपना ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम आज की तारीख में ये मान के चलते हैं कि सभी किसानों के बैंक में अकाउंट हैं और ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पे लोग नहीं। आजकल तो जो लोग अपना काम भी करते हैं या लेबर का काम भी करते हैं, श्रम उनका जो एक तरह से आमदनी का वो है, उनके भी सबके अकाउंट हैं बैंकों में। तो बैंक अकाउंट आवश्यक है, चाहे बैंक का आपकी ग्रामीण बैंक है या राष्ट्रीयकृत बैंक है, कोई भी बैंक है,
तो वहाँ पे आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे, तो आपके घर में बच्चे होंगे या कोई भी आपके मित्रगण जो कि आपको लगता है जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध यही है, अब जैसे अगर हम देखें तो ये खरीफ का सीज़न है, इसमें आप जो प्रयास कर लें कि अगर आप फसल लगाने जा रहे हैं, तो वैसे तो समय निकल गया, लेकिन कोई भी फसल आप लगाने जा रहे हैं तो उसमें आप जो करवा सकते हैं। लेकिन अगर इस सीज़न में ना हो तो रबी के सीज़न में जो आने वाली फसलें होंगी, जो हाड़ी की फसलें हैं, जो ठंडे मौसम की फसलें हैं, उनके लिए आप ज़रूर इस योजना का फ़ायदा उठाएं। जैसे मैंने बताया कि खरीफ में इसका जो अंशदान होता है वो होता है 2%, लेकिन रबी में 1.5% ही होता है, मतलब आधा % कम होता है। अब खरीफ में क्यों ज़्यादा होता है? साधारण सा है, क्योंकि यहाँ पर जो खरीफ के मौसम में ज़्यादातर जो फसलें होती हैं वो मानसून आधारित होती हैं। मानसून आधारित में हमेशा एक रहती है स्थिति, या तो जो मतलब अधिक हो जाएगी वर्षा या जो कम हो जाएगी, तो उतना ज़्यादा जो मतलब श्योरिटी नहीं होती कि अच्छे, तो इसमें घाटे की संभावना ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस का क्लेम भी ज़्यादा बनता है, तो थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है। रबी में क्योंकि सब कुछ सुदृढ़ होता है तो उतना आपसे प्रीमियम नहीं लिया जाता है। तो ये मैंने कुछ आपको सामान्य जानकारियाँ दी हैं। अगले अंक में फिर हम कोशिश करेंगे कि इसी जो है जो मतलब फसल बीमा के बारे में हम कुछ और आपको जानकारियाँ दें और जो आपके लिए हितकारी हों। और आजकल आप देखें कि एक तरह से बीमा तो एक ऐसी चीज़ है कि हर क्षेत्र में काम करता है। कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उनमें से लोग जो बीमा कराते हैं, तो आप फसल का बीमा आप अवश्य कराएं। ये आपके लिए एक तरह से ये कह रहे हैं कि एक एक साथी के रूप में काम करेगा। कोई भी आपदा आती है तो आपको संबल मिलेगा, आपको आर्थिक क्षति होगी, लेकिन बहुत ही ऐसी लगेगी कि कुछ हुआ ही नहीं, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपने को अच्छा उसका रिटर्न भी बीमा के द्वारा मिल गया जी। तो ये जो फसल बीमा के बारे में जानकारी थी कविता जी। कुछ और जानकारियां जो फसल बीमा के बारे में होंगी हम अगले अंक में देंगे। अभी हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो कि फसलों के बारे में। जी बिल्कुल, तो अपने विषय पे वापस लौटते हैं डॉक्टर साहब और बात करेंगे अब धान की फसल में रोग और कीटों का प्रबंधन जो है उसके बारे में। तो धान की फसल में कीटों के प्रबंधन के बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताइए। जी, अगर हम देखें तो धान की फसल हमारे यहाँ जो खरीफ के मौसम में पहले अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब बहुत अच्छा खासा क्षेत्र धान की खेती में हमारे भारतवर्ष में पाया जाता है। क्योंकि अभी हम उत्तर भारत में हैं, तो उत्तर भारत में भी जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, और हम एमपी में चले जाएं तो एमपी में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पूर्ण रूप से धान की खेती होती है। राजस्थान में भी कुछ इलाके हैं जहाँ, अब आप जैसे राजस्थान का हम नाम ले तो आप कहेंगे अरे राजस्थान में धान लगाया जाता है। हमारी धारणा रहती है राजस्थान के बारे में कि सूखा इलाका होगा, ऐसा नहीं है। राजस्थान में जो हड़ौती क्षेत्र है या मतलब पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इन जिलों में बहुत अच्छी मात्रा में जो धान की खेती की जाती है। इसके अलावा हनुमानगढ़ का कुछ एक इलाका है, वहाँ पे भी धान की खेती की जाती है। और कहीं पे ऐसी जगह जहाँ लोगों को लगता है कि यहाँ पानी भरता है, निमान है और वहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे भी धान लगाने की लोग प्रयास करते हैं। तो धान की फसल में शुरू की प्रक्रियाएं होती हैं, उर्वरक देना है, हमने सब कुछ किया, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन अगर कोई कीड़ा आ जाए तो सारी व्यवस्थाएं हमारी बेकार हो जाती हैं। जैसे मान के चलें कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, भोजन अच्छा ले रहे हैं, लेकिन खट से कहीं एक हमें चोट लग जाए, कोई काट जाए, तो हमारा चलना फिरना दूभर हो जाएगा या हमारा सामान्य रूप से काम करना आसान नहीं होगा। इसी तरह से जब खेत में फसल होती है, हरी भरी होती है, स्वस्थ होती है, तो वो बहुत सारे जीव जो कि प्रकृति में हैं, वहाँ के पर्यावरण में हैं, कीट हैं, उनको भी वो आकर्षित करती है क्योंकि वो उनका भोजन के रूप में काम करती है। तो ऐसे ही हमारी जो धान की फसल है उसके बहुत सारे कीड़े हैं जो कि उस फसल पे अपना असर दिखाते हैं। वैसे तो अगर कीड़ा एक सामान्य संख्या में है तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम उनको अपने खेत से हटाएं या कोई कीटनाशक का प्रयोग करें। सामान्य से अर्थ मेरा यह है कि आपने देखा कुछ उड़ते ज़रूर हैं, लेकिन कोई फसल को मेरे को नुकसान दिख नहीं रहा है।
2-4 पौधे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से अगर जो है इंद्रदेव की कृपा हो रही है, बारिश हो रही है और थोड़े बहुत अगर हैं तो वो उससे उनकी संख्या कम हो जाती है। बारिश से तेज़ बारिश आती है, वो लगे हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, पानी में गिर जाएंगे, मिट्टी में गिर जाएंगे और वो स्वतः ही उन पर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। एक तो तरीका ये प्राकृतिक तरीका है, हो गया, अच्छा है। नहीं हुआ तो फिर हमें कुछ उपाय करने होते हैं। जैसे कि धान के खेत में जाएं तो बहुत सारे आपको फुद के टाइप के दिखेंगे, सफ़ेद मक्खी टाइप के उड़ रहे हैं, कोई हरा है कोई नीला, जैसे खेत में वो उड़ते दिखेंगे। तो अगर बहुत थोड़े हैं कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो इसका असर आप कैसे, एक तो क्या है कि जब आप खेत में निकलें आप, तो आप देखेंगे जैसे ही आप खेत में घुसे वहाँ से उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। दूसरा, जब ये लंबे समय तक रहते हैं तो ये जो पौधा है उसका रस चूसते हैं और उसको कमज़ोर करते हैं। कमज़ोर करेंगे, अगर पौधा कमज़ोर होगा तो हमारी पूरा जो मतलब फसल है, जो उसकी जो उस पौधे की ताकत अपने विकास और फसल के उत्पादन की ओर आनी चाहिए, उसमें कमी आ जाएगी और वो पनप नहीं पाएगा। तो हमें उसकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक है कि वो फुदकों की मात्रा या जो इस तरह के उड़ने वाले कीट हैं, सफ़ेद मक्खी, हरी मक्खी, इस तरह के तेला टाइप का होता है, इनको हमें रोकना होगा कि इनकी संख्या न बढ़े। उसके लिए बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, लेकिन हमारी कंपनी की चंबल फर्टिलाइज़र की कुछ जो दवाइयाँ हैं, जैसे एक दवाई है हमारी इमिडावीर के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी दवाई है और सेफ़ भी है। इसकी 50 ml मात्रा, 50 ml, ठीक है साहब, और ये 250 लीटर पानी में हमें इसको घोलना है, 250 लीटर के हिसाब से। और ये 1 एकड़ के लिए ये दवा उपयुक्त है। अगर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है तो 50 ml दवा इमिडावीर 250 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें। छिड़काव समय के हिसाब से करें। खेत जो अपना पौधा है उस पर थोड़ा सा नमी न हो ज़्यादा और बहुत ज़्यादा धूप भी न हो, ऐसे समय पे आप छिड़काव करें एक साथ, तो वो उन पे कंट्रोल होगा। दूसरा, एक दवा आती है एक्टो करके, ये पाउडर के फॉर्म में होती है, ये भी एक अच्छा कीटनाशक है। 30 ग्राम 1 एकड़ के लिए इसकी मात्रा की संतुति की गई है और 150 लीटर पानी में इसको घोल के हमें स्प्रे करना है। तो इस तरह से इन दवाओं का हम स्प्रे करें। ये दवाएं जो आपका कीड़ा है उस पर उसके संपर्क में आएंगी तो सीधा असर भी करेंगी। इसके अलावा जो पौधा है उसके जो संरचना तंत्र है, उसका तंत्रिका तंत्र है, उसमें प्रवेश करती हैं और अगर पौधा उससे रस चूसेगा तो वो उसके लिए घातक होगा और वो उसकी एह लीला समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन पर कर सकते हैं। दूसरा, जब करें कोशिश ये ज़रूर करें कि जो आसपास की मेड़ें हैं या हरी घास है उन पर भी थोड़ा सा छिड़काव करें। और फिर मैं एक चीज़ यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आसपास आपके धान ही लगा है खूब सारा, तो कोशिश करें कि जो और भी लोग हैं उनके भी स्प्रे साथ साथ ही हों, क्योंकि अगर आपने स्प्रे किया मक्खियाँ उड़ के दूसरे खेत में पहुँच जाएंगी जहाँ दवाई का स्प्रे नहीं हुआ, और जब आपके खेत का दवा का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा लौट के आ जाएंगी। ठीक है ना। तो प्रयास कीजिए कि इसमें एक सामूहिक प्रयास से अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है जी। स्प्रे। आप उससे हाथ की पंप से भी करें। आजकल तो ड्रोन भी हैं, ड्रोन की सुविधा उपलब्ध है तो आप ड्रोन से करा सकते हैं। ट्रैक्टर वाले स्प्रे होते हैं उनसे करा सकते हैं। तो कोई भी साधन आप प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैक्टर वाले में एक खेत के किसी नुक्कड़ से आपको खड़े होकर करना होगा, और पंप वाला है क्योंकि धान में पानी भरा होता है, तो जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से आप इसका प्रयोग करें। इसके अलावा एक कीड़ा होता है ये तना छेदक और पत्ती लपेटक, मतलब पत्ती को मोड़ता है। जब आप खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सी पत्तियां मुड़ी हुई हैं, या जो पौधे का मुख्य भाग है जो मतलब उसका तना है उसमें कोई अंदर कीड़ा है और पौधा सूख रहा है। ऐसा अगर आपने देखा, आप सब जो खेती करते हैं वो समझते हैं इसके बारे में। तो पत्ती को इकट्ठा करने वाला कीड़ा या जो पौधे का तना है उसमें जाके उसको खाने वाला कीड़ा, तो पत्ती को जो इकट्ठा करने वाला कीड़ा है वो
धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्तियाँ हैं उनमें वो लपेट लेता है, रस चूसता है और उनको सुखा देता है। इससे पौधे की जो विकास होना है उसके ऊपर असर पड़ता है। और जो आपका तने के अंदर जा रहा है वो तो बहुत घातक है, क्योंकि जो उसका मुख्य भाग है उसी को वो खोखला करेगा, खाएगा, तो फिर आगे शाखाएं भी नहीं बनेंगी और उत्पादित तो पौधा सूख जाता है। इसके लिए बहुत सारे कीटनाशक हैं। अगर मैं कहूँ तो हमारी कंपनी के 7-8 कीटनाशक हैं, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, खूब लगता है, खूब आता है, तो लोग इनका प्रयोग भी करते हैं। अब हर कीटनाशक ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलता हो, अलग अलग जगह पे मांग के हिसाब से वो, जैसे कहीं कोई है तो कहीं कोई है, कहीं कोई है। जैसे मैंने पहले 2 आपको बताए, 2 आमतौर पर ये सभी जगह मिल जाते हैं, तो मैंने इसीलिए 2 ही नाम लिए। ये जो पत्ता लपेटक है और जो आपकी जो तने की जो मतलब छेदक जो कीट है या सुंडी है, उसके बारे में मैं बताऊं। इसके लिए एक दवा आती है क्लोरोवीर स्ट्रॉन्ग के नाम से, चंबल फर्टिलाइज़र की, उत्तम का लोगो लगा होता है उस पर। इसकी 300 ml मात्रा को आप 250 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। छिड़काव करेंगे, इसका असर होगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो जो 15 दिन बाद आप रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले न करें। इसी तरह मैंने जो ऊपर बताया था उसमें भी यही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लगा के यार असर नहीं हो रहा, फट से फिर तीसरे दिन पहुंच गए, ये ठीक नहीं है। आपको इंतज़ार करना चाहिए, और आप इंतज़ार करेंगे आपको परिणाम मिलेंगे। अगर उसके बाद भी, उस अवधि के बाद भी आपको लगता है तो फिर आप कर सकते हैं। वो उसमें समय 1 हफ्ते से लेकर आपके 15 दिन का तो आपको इंटरवल देना चाहिए। दूसरी एक दवा है लैम्डा स्ट्रॉन्ग के नाम से, लैम्डा स्ट्रॉन्ग। ये 100 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल के हमें छिड़कना होता है। ये छिड़कने का तरीका सबका, जैसे मेरी आपसे ऊपर बात हो रही थी, वही है करीब करीब। इसमें आप बस सावधानी यही रखें कि आपको अपनी सुरक्षा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक दवा आती है टोरो है, ये 200 ml है दवा, 200 लीटर पानी में घोल कर आपको स्प्रे करनी है। अगर कीट का असर कम नहीं हो रहा है या अभी भी है तो 20 दिन बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये स्प्रे करने वाली कुछ दवाएं थी। इसी के अलावा एक दवा आती है ऑनविक्स है, ये भी जो है मतलब हम सूखी दवा है, 4 किलो, और ये करीबन 20 से जो मतलब जो आपके 25 किलो जो रेत में मिलाकर इसको हम फेंक सकते हैं। इसी तरह एक दवा है वीर टॉप पावर, इसकी 7.5 किलो मात्रा है, इसे भी रेत में मिलाकर हम फेंक सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि खेत में पानी भरा होना चाहिए। जी, तो काफ़ी सारी दवाइयों के बारे में डॉक्टर ए.के. सिंह आपने बताया और काफ़ी फ़ायदा होता है। और अक्सर लोग जो हैं वो छोटी छोटी इन पौधों में या फसलों में लगने वाली बीमारियों को भांप भी नहीं पाते, तो आपने बारीकी से इस बारे में बताया। और जल्दी से हम आपसे ये पूछेंगे कि कीटनाशक प्रयोग के समय जो सावधानियां हैं वो क्या क्या बरतनी चाहिए एक किसान को। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। कीटनाशक जितना घातक कीड़ों के लिए होता है उतना आपका घातक आदमियों के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी होता है, जो पालतू जानवर हैं। तो इनको जब आप लेके आ रहे हैं तो पूरी तरह से सावधानी से लेके आएँ। उनमें से कोई दवा का अंश, चाहे वो जो है आपकी एक तरह से लिक्विड है या आपकी ये पाउडर फॉर्म में, वो आपके शरीर से या बाहर फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फैली तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगी। भंडारण, इसको ऐसी जगह पे भंडारित करें जहां तो छोटे बच्चे जो उस स्थान तक उनका हाथ न जाए, दूर रहे, ऊंचा रहे, जानवरों की पहुंच न हो, और जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे दूर रहे। मतलब उसके लिए एक खास जगह बना दें और वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ न हो जो आप अपने उपयोग में लेके आते हों। इसके अलावा जब घोल बनाएं तो इसके लिए एक निश्चित स्थान कर लें जो कि अन्य स्थानों से दूर हो, खुले में हो। जब आप वहाँ मतलब ओपन से मेरा अर्थ है कि दूर हो, ऐसा नहीं है कि ऊपर से इंद्रदेव आ रहे हैं और आप जो खुले में लेके घोल बना रहे हो, वो ठीक नहीं है। टीन शेड होनी चाहिए, वो कोई इसी नहीं, पर दूर हो, हवादार हो, वहाँ पर
आप इसका घोल बनाएं, क्योंकि जब इसकी आप जो है इसकी पैकिंग खोलेंगे, अगर वो लिक्विड है तो उसमें से गैसें निकलती हैं, अगर वो आपका मतलब पाउडर फॉर्म में दानेदार में तो उससे भी इस तरह का निकलता है। और अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे रखा जहाँ हवा रुकी है, घुटन है, तो वो उसकी जो भाप निकल रही है या जो उसका असर है वो हवा में आके लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप सांस लेंगे ऐसी हवा में। तो दूसरा, जब हम कोई दवा, जैसे मान के मैंने आपको कहा था कि 150 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम 100 ml दवा घोलनी है, तो आप घोल रहे हैं, तो घोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि भाई ये पूरा हुआ कि नहीं, सारे पानी में एक साथ मिला कि नहीं मिला। तो कोई भी अच्छी सी लकड़ी ले लें, या अगर प्लास्टिक का कोई डंडा हो तो वो बहुत अच्छा है, उससे करें। और जब उससे करें तो उससे पहले उसको साफ़ कर लें अच्छे से, और जब उससे ये काम हो जाए तो उसके बाद भी उसे साफ़ करके अलग रखें। उससे फिर किसी और चीज़ को, अब जैसे कि वो आपको लग रहा है वो उसी से पेस्टिसाइड किया, और उसी से अगर सपोज आप जानवर के लिए एक तरह से घोल तैयार कर रहे हैं, कोई अनाज का है उसका उसमें इस्तेमाल की, तो उसका असर उसमें जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि इस काम के लिए अलग से ही करना है। अगर उसको दोबारा प्रयोग करना भी है तो उसको अच्छे से सर्फ से धोएंगे, फिर धूप में सुखाएंगे, फिर एक बार फिर धोएंगे, फिर धूप में सुखाएंगे, जिससे कि उसका दवा का असर बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। दूसरा, इसमें एक और विशेष ध्यान आपने रखना है, वो ये है कि पानी जो आप लेंगे वो पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ इन द सेंस है जो ऐसा पानी जो आप पी सकते हैं या आपका जानवर पी सकता है। उसमें अगर मिट्टी है, कीचड़ है, तो वो पानी में अगर आप ये जो ऐड करेंगे या उसका स्प्रे करेंगे तो जो भी दवा आपने इस्तेमाल करी है उसका असर कम हो जाएगा। जैसे मान के चलें कि जिसका 100% असर होना था वो हो सकता है कि अगर आपकी मिट्टी वाला पानी है तो उसमें उसका 50 से 60% ही रहे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप कहेंगे मैंने तो स्प्रे किया था लेकिन इसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और तो इसलिए हमें साफ़ पानी का प्रयोग करना है, उसमें से कुछ कचरा वचरा है तो हटा देना है। जब आप जो छिड़काव के लिए खेत पे जा रहे हैं और आपकी जो टंकी है और वो है, उससे पहले उसमें वो लिक्विड आप भरें या घोल आप भरें, उससे पहले उसमें अच्छे से देख लें कि उसमें कोई छेद नहीं, उसके पॉइंट, नोजल, सारी चीज़ें, हैंडल अच्छे से हैं कि नहीं, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। क्योंकि लीकेज होगा, आप करेंगे हाथ में, वो आपके लीकेज आएगा और वो आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा जो आदमी स्प्रे करने जा रहे हैं वो एक तरह से जो भी जो उन्होंने पहना है वो ढीला हो, हवादार हो, और ऐसा हो जो कि स्प्रे के बाद आप उसे उतार कर आप धो दें। ऐसा ना हो कि जो भाई ठीक है सुबह से यही पहने थे, इसी से स्प्रे करे आए, शाम को भी यही काम में आता रहेगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है जब हम स्प्रे कर तो उसमें रुकावट आ जाती है स्प्रे में, जो उसका आगे जहाँ से निकलता नोजल होता है, तो बहुत से लोग फूंक मार देते हैं या कुछ और ऐसा करते हैं उसकी जगह एक सुई सी रखें और उससे, या आल्पिन टाइप की जो होती है उससे साफ़ कर लें। इसके अलावा जब आपका स्प्रे कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट के बाद जितने दवाई के डब्बे हैं उनको या तो अलग जगह पर रखें या गहरा गड्ढा खोद के मिट्टी में दबाएं। जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें उनको अच्छे से साफ़ करें, अपने हाथ मुंह अच्छे पानी से साबुन से धोएं, और किसी ऐसी तौलिया से आपको अपना जो शरीर पहुंचना है जो कि कीटनाशक के कतई संपर्क में नहीं आया है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कीटनाशक ठीक है कीड़े मारने जा रहे हैं, लेकिन इनका अगर हमने सावधानियों का ध्यान नहीं रखा तो हमें भी उसका उतना ही नुकसान हो सकता है और उसकी हमें बहुत दिक्कत होगी। और अगर सपोज़ खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाए तो शीघ्र ही वहाँ पर कोई जागरूक इंसान हो उनसे संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें और उसके लिए प्राथमिक सहायता प्राप्त करें। तो ये कुछ जानकारियाँ थी कविता जी, मुझे आशा है कि लोगों के काम आएंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमेशा इस तरह की जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं और अब समय हो गया है इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन अगले भाग में भी इस कार्यक्रम के हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर ए.के. सिंह, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद के लिए आपको धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो दोस्तों,
इस कार्यक्रम के अगले भाग में भी आप फसल बीमा के बारे में जान पाएंगे, धान की फसल के रोग के प्रबंधन के बारे में जान पाएंगे। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़े कार्यक्रम में इतना ही। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।